we discuss about the topic of cyclotron. What is cyclotron? Cyclotron is a cycle accelerator, means जो charge particle are accelerated high kinetic energy. Next is principle of cyclotron. Cyclotron principle में आप बोल सकते हैं कि when charge particle moving perpendicular to magnetic field, means we apply the electric field and magnetic field. कैसे? जब आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो सर्कुलर पाथ में रोटेट होंगे, तो हम चार्ज पार्टिकल की स्पीड को या कैसे हाई कर सकते हैं? तो हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE. तो एक्सलेरेशन कितनी होगी? F इज इक्वल टू MA, तो MA इज इक्वल टू QE, तो A इज इक्वल टू F बाय M. F की वैल्यू QE अपॉन में M, तो इट मीन्स एक्सलेरेशन विल बी मोर. अब हमें करना क्या है कि हाई स्पीड करनी है चार्ज पार्टिकल की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v² इज इक्वल टू u² प्लस ऑफ 2as. वेलोसिटी हाई करनी है इनिशियल से, तो क्या करना होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स s लार्ज करना होगा, तो इट मीन्स मशीन का साइज भी इंक्रीज होगा. या फिर आप ये बोल दो v इज इक्वल टू u प्लस AT. वेलोसिटी हाई करनी है, जब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हाई कैसे कर पाएंगे आप? तो वेलोसिटी हाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V बाय D, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस को आप कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, और अगर इस डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर दें दो प्लेट के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से जो चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट करेंगे, तो ए क्या निकाला था हमने? QE बाय M. इट मीन्स एक्सलेरेशन विल बी डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई. तो हमें क्या चाहिए? पार्टिकल की हाई स्पीड चाहिए थी, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज करने से तो वेलोसिटी ही डिक्रीज हो गई. तो इसलिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस लार्ज नहीं लेते, डिस्टेंस कम लेते हैं दो प्लेट्स के बीच में वेलोसिटी हाई करने के लिए. तभी हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट करते हैं लार्ज एनर्जी पर. तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो कंस्ट्रक्शन में हम देखा कि जब डिस्टेंस हमें लार्ज नहीं करना है, डिस्टेंस कम रखना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया दो D1 और D2. यहाँ सेंटर पोजीशन पे कोई सोर्स है, सोर्स से चार्ज पार्टिकल एमिट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड D1 एंड D2. ये डॉटेड का मीन्स है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, और D2 से जब चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट करेंगे तो वो एग्जिट करेंगे. इन दोनों D's को कनेक्ट कर दिया गया है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से, हाई वोल्टेज पे, और ये सब किसके अंदर है? होलो मेटेलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर जो D's हैं. अब ये वर्क कैसे करेगा? अब देखते हैं इसकी वर्किंग. वर्किंग में करना क्या है हमें कि सेंटर में जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स से क्या होगा? प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव आयंस एमिट होंगे. पॉजिटिव आयंस इस D2 के अंदर एंटर करेंगे. जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है पॉजिटिव D1 का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है D2 का, दैट इज नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसकी पोलैरिटी है नेगेटिव. अट्रैक्ट होने के बाद वापस ये कैसे मूव करेंगे? सर्कुलर पाथ में. इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ प्रेजेंट होगा वो इन डीज के गैप में प्रेजेंट होगा, डीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये होलो मेटेलिक कंटेनर है, और होलो मेटेलिक कंटेनर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो मेटेलिक कंटेनर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. इसलिए जो चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट करेंगे यहाँ पे इनकी स्पीड हाई होगी. जैसे ही अंदर जाएंगे सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल जैसे ही एग्जिट होंगे
D2 से, तो यहाँ पे इनसाइड द होलो कंडक्टर इनकी स्पीड कांस्टेंट होगी। जैसे ही D2 से बाहर आएंगे पार्टिकल्स, अगेन इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। किसकी पोलैरिटी? पहले ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब वापस से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर से पाथ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, एंड इस पाथ में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। इस पोलैरिटी D1 के एंड पर आते ही अब ये जैसे ही बाहर आएंगे चार्ज पार्टिकल, इसकी स्पीड फिर इंक्रीज हो जाएगी। पहले मान लीजिए इसकी स्पीड थी v1 और अब हो गई इसकी स्पीड v2, तो यहाँ पे गैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इट मीन्स v2 की वेलोसिटी ग्रेटर हो गई किससे कंपैरिजन में? v1 के कंपैरिजन में। फिर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन इट कम्स आउट ऑफ D2, अगेन पोलैरिटी चेंज, वापस नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्ट, चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट, फिर सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ गैप में हाई होगा, फिर अगेन इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में अपना रिपीटेड मोशन करते रहेंगे, और रिपीटेड मोशन करते हुए चार्ज पार्टिकल एग्जिट करेंगे D2 से। तो वर्किंग में देखते हैं क्या लिखना है आपको। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट टूवर्ड्स D2। आपने बनाया था D1 और D2। जब चार्ज पार्टिकल D2 में एक्सलेट होंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि गैप में स्पीड ग्रेटर होती है, और इनसाइड द होलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसलिए स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे D2 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द मेटेलिक कंटेनर, होलो मेटेलिक कंटेनर, तो स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीजेज, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में जब ये चार्ज पार्टिकल D2 से बाहर आएंगे, तो D's की जो पोलैरिटी आपने पॉजिटिव नेगेटिव ली थी, अब ये पोलैरिटी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, अगेन चेंज हो जाएगी, मीन्स स्विचेस आउट। तो D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल अगेन एक्सलरेट इन D1 एंड इट एंटर इन D1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा इसमें, उसे चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू BQV, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है BQV, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन में r। एक v से v कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं mv अपॉन में qb। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, आपने लिया था यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल, जो ये चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट हो रहे हैं, बार बार इनकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, पहले v1 फिर v2 से। तो रेडियस कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स रेडियस इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी आपने रिलेशन देखा r इज इक्वल टू mv अपॉन में bq, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रेडियस इंक्रीज तो इट मीन्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। मान लीजिए पहले इनकी वेलोसिटी 100 थी, 100 वेलोसिटी से मूव किए, फिर वापस अब इनकी 200 हो गई, तो जो सर्कुलर पाथ कवर होगा वो लार्ज होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। फिर अगेन एंटर करेंगे, पोलैरिटी चेंज होगी, फिर अगेन इनकी स्पीड फिर इंक्रीज होगी, v3 टर्म्स, v3 इंक्रीज होगी, तो इट मीन्स रेडियस भी इंक्रीज होगा। पहले 100, फिर 200, फिर 300, 400, इसलिए ये जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो इंक्रीज होती रहेगी।
अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही एग्जिट आउट करेंगे D2 में से, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ D के इक्वल, मीन्स R इज इक्वल टू कैपिटल R के इक्वल। तो कैपिटल R इज इक्वल टू mv अपॉन में qb। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं qb r अपॉन में m। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल एक्सलेरेट करते रहेंगे और सर्कुलर पाथ में मूव होते रहेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये रिपीटेड मोशन होगा बार बार। तो हमारे पास रेडियस और वेलोसिटी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। m वेलोसिटी आपने फाइंड कर ही ली है, और इस वेलोसिटी को जब आप यहाँ पुट करेंगे qbr अपॉन m, क्योंकि v² है तो इससे आपका होल स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q² b² r² अपॉन में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ से मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना है, हमने देखा था जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो v इज इक्वल टू u प्लस at रिलेशन लिखा था। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो इट मीन्स टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। तो वो टाइम पीरियड हम यहाँ पे कैसे निकालें? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फॉर्मूला होता है। और जो डिस्टेंस है वो सेमी सर्कल पाथ का है, तो सेमी सर्कल पाथ के लिए डिस्टेंस पाई r और स्पीड v। तो पाई अपॉन में v, रेडियस आपने फाइंड करा ही था कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं डी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो आपने रेडियस निकाली थी mv अपॉन में qb। वो mv अपॉन qb इक्वेशन आपको यहाँ पुट करनी है। तो t इज इक्वल टू पाई m अपॉन में qb। अब देखो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो 1 कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड, यहाँ से 1 कंप्लीट वेव तक का टाइम पीरियड होता है t। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव साइकिल की, जिसमें चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, तो पॉजिटिव के लिए फिर अगेन आप ऑसिलेट कराएंगे नेगेटिव साइकिल के लिए, तो किसके इक्वल होगा? 1 साइकिल ऑफ AC के। तो इट मीन्स जो टोटल टाइम पीरियड है 1 वेव ऑफ AC का किसके इक्वल होगा? टाइम पीरियड ऑफ AC के। तो टोटल टाइम पीरियड आप कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ तक जो टाइम पीरियड है वो t/2 है, और यहाँ तक t/2, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के लिए कंप्लीट टाइम पीरियड t। तो अगर हम t को t/2 पुट कर दें, t इज इक्वल टू t/2, तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपैरिजन कर दो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। पाई m अपॉन में qb इज इक्वल टू t/2, तो आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में qb। टाइम पीरियड तो आपने निकाल लिया कि 2 पाई m अपॉन में qb, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकाले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका रिवर्स कर दो, qb अपॉन में 2 पाई m। तो ये जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, तो आप बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फॉर चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब ये साइक्लोट्रॉन का जो यूज़ करते हैं हम, वो कहाँ किसके लिए करते हैं? प्रोटॉन्स और पॉजिटिव आयंस के लिए। हम अगर इसमें लिमिटेशंस की बात करें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए एक्सलेरेट नहीं करते। न्यूट्रल पार्टिकल्स मीन्स न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इसलिए ये पार्टिकल्स एक्सलेरेट नहीं होंगे। सेकेंड लिमिटेशन में आप बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्सलेरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सलेरेट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन का मास देखें प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। जब मास स्मॉल है तो हमने देखा था जो फोर्स अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE, तो एक्सलेरेशन A इज इक्वल टू QE/m निकाली थी। अगर मास स्मॉल हो जाए तो एक्सलेरेशन इंक्रीज होगी, और एक्सलेरेशन अगर इंक्रीज हो गई तो इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, रिलेटिविटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मिली थी इक्वेशन हमें, m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई √1 माइनस v² अपॉन में c²। अब यहाँ पे देखिए जो m है वो मूविंग मास के लिए है और m0 रेस्ट मास के लिए है।
तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि जो v/c है, अगर वेलोसिटी अगर यहाँ पे लेते हो 3 × 10⁸, ठीक है, और ये c वेलोसिटी आपके पास, या फिर आप बोल सकते हैं ये वेलोसिटी कम है कंपैरिजन टू c। स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू v। तो अगर ये टर्म ज़्यादा होगी, अगर ये 2 × 10⁸ है और ये 3 × 10⁸ है, तो 2/3 मीन्स कितना हो गया 0.66 अराउंड, और 1 - 0.66 आपको टर्म मिलेगी लेस नंबर, 1 से भी लेस हो गया, और 1 से लेस होने पर ये टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, m = m0 के इक्वल आएगी। या फिर दूसरे केसेस में आप क्या करते हैं कि इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स v goes to 0 कंपैरिजन टू c, क्योंकि भाई वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल थोड़ी ना हो सकती है अभी यहाँ पर, क्योंकि हम जो चार्ज पार्टिकल को एक्सक्लेट करा रहे हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से कम है वेलोसिटी। तो इट मीन्स दूसरे केसेस के लिए हम वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट इट मीन्स नेग्लेक्ट कर दिया हमने इस टर्म को, और तो हमें मिल गया m = m0 / √1। तो m = m0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूविंग मास है इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसके इक्वल है, रेस्ट मास के इक्वल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फॉल आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। थर्ड लिमिटेशन में आप बोल सकते हैं इट कैन नॉट एक्सक्लेट द पार्टिकल्स अप टू स्पीड ऑफ लाइट।